मैं एक गरीब सा लूजर था, लेकिन पता नहीं कैसे कहानी की दुनिया में आकर सीधे एक अमीर घर के लड़के के शरीर में घुस गया। आंख खुलते ही नायिका मुझसे तलाक मांगने लगी। उसका पहला प्यार वापस आ गया था और अब वह चाहती थी कि मैं रास्ते से हट जाऊं। मैं तो वैसे भी बाहर से आया हुआ इंसान था, मुझे इस शादी से क्या लगाव होना था। लेकिन मानना पड़ेगा, इस असली मालिक की बीवी सच में कमाल की खूबसूरत थी। मैं अभी यही सोचकर अफसोस कर रहा था कि इतनी सुंदर पत्नी हाथ से निकल रही है। तभी उसने जो तलाक का एग्रीमेंट मेरी तरफ फेंका, उसे देखते ही मेरी खुशी आसमान छू गई, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि तलाक के बाद गाड़ी, बंगला और पैसा सब कुछ मेरा होगा। अब मेरे जैसे नौकरी पेशा इंसान के लिए ये सब हासिल करना कितना मुश्किल होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इतना पैसा सामने पड़ा हो तो कौन छोड़ता है। मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत हां कर दी। वैसे भी मुझे याद था कि मूल कहानी में सेकंड मेल लीड नायिका पर पागलों की तरह फिदा था। वह बार बार झमेले खड़े करता है और आखिर में नायिका का अपहरण करके नायक को धमकाता है, लेकिन उसका अंत इतना बुरा होता है कि वह धमाके में बिना निशान के उड़ जाता है। ये सोचकर मैंने बैंक कार्ड कसकर पकड़ा, फोन में अपना बैलेंस देखा और लंबी सांस छोड़ी। दुनिया में घास की कमी नहीं है, और जब जेब में पैसा हो तो बीवी की कमी भी नहीं रहती। उसी समय फोन बजा। स्क्रीन पर पत्नी लियू रुयान का नाम चमक रहा था। मैंने मन ही मन सोचा, कहीं इसे पछतावा तो नहीं हो गया। पैसा तो अभी हाथ में आकर गर्म भी नहीं हुआ था। मैं थोड़ी झिझक के साथ कॉल उठाता हूं तो उधर से उसकी ठंडी साफ आवाज आती है। मैं लगभग कह ही देता तो फिर फेंक दो, लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा, रहने दो, फ्री की चीज ठुकराने में क्या समझदारी है। लियू रुयान भले थोड़ी ठंडी मिजाज की हो, पर खर्च करने में कभी कंजूसी नहीं करती। उसने मेरे लिए जो चीजें खरीदी थीं, उनकी कीमत कम नहीं थी। मैंने हल्की आवाज में कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। मैं सच में इस डर से तुरंत निकल पड़ा कि कहीं वह अपना फैसला बदल न दे। विला पहुंचकर मैंने सोचा था, बस सामान उठाकर निकल जाऊंगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लियू रुयान खुद भी वहीं मौजूद थी। उसने बेहद उम्दा कपड़े का काला सूट स्कर्ट पहन रखा था, पैरों में जूते नहीं थे और उसकी उंगलियों पर हल्का गुलाबी नेल पॉलिश लगा था। उसकी टांगें सीधी, लंबी और बेहद नपी तुली लग रही थीं। वह सोफे पर डीले अंदाज में टिकी हुई थी, आंखों में गहराई थी, मेकअप बारीक और नफीस था और पूरे चेहरे से एक आलसी सी मगर बेहद खतरनाक आकर्षक ठंडक झलक रही थी। ऐसी लियू रुयान सच में खूबसूरत भी थी और ऊंची हैसियत वाली भी। मुझे किताब की बात याद आई। गुचेन के दादा ने कभी लियू रुयान के पिता की जान बचाई थी, तभी जाकर दोनों की शादी हो पाई। नहीं तो गु परिवार जैसा छोटा सा घराना लियू रुयान जैसी औरत तक कैसे पहुंचता। मैंने सिर हिलाया। बस अब बेकार की बातें छोड़ो और सामान्य समेटो। मैं दूसरी मंजिल पर बेडरूम में गया। दरवाजा खोलते ही अंदर एक ठंडी सुनसान सी खामोशी थी। अलमारी खोलकर देखा तो हर मौसम के कपड़े बड़े बड़े ब्रांड के थे, कुछ के टैग तक नहीं निकाले गए थे। मेरी तो लॉटरी लग गई। नए कपड़े अलग रख दिए, बाद में अच्छे दाम में बिकेंगे। बाकी रोजमर्रा में पहन सकता हूं तो कपड़ों पर होने वाला खर्च भी बच जाएगा। दराज खोली तो उसमें दर्जनों घड़ियां थीं, हीरे वाले कफलिंग थे और कई दूसरी छोटी बड़ी चीजें भी पड़ी थीं। मुझे सबकी समझ भले न हो, लेकिन सिर्फ लोगो देखकर ही पता चल रहा था कि कोई भी चीज सस्ती नहीं है। मैंने कपड़े और एक्सेसरीज सब पैक करने शुरू किए और देखते ही देखते पूरे 8 डिब्बे भर गए। मैं निकलने ही वाला था कि अचानक सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। जाने क्यों, मैं खुद ब खुद बिस्तर के किनारे बैठ गया। फिर जैसे किसी अनजानी ताकत ने मुझे मजबूर कर दिया हो, मैं झुककर बिस्तर के नीचे से एक कागज का डिब्बा खींच लाया। उसे खोला तो उसमें एक डायरी और एक फोटो एल्बम रखा था। ये क्या है? मैंने डायरी खोली। 20 जनवरी, आज आखिरकार लियू रुयान से मुलाकात हुई। पिता ने कहा कि वह मेरी मंगेतर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इतनी खूबसूरत होगी। लगता है मैं उसे पसंद करने लगा हूं। जनवरी, लियू परिवार के लोग सब मुझे नीची नजर से देखते हैं। लियू रुयान ने मुझसे बात की और कहा कि हम सिर्फ नाम के पति पत्नी रहेंगे। मेरे दिल में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन मैंने फिर भी मान लिया। बस उसे देखता रह सकूं, मेरे लिए वही काफी है। 11 मार्च, आज हमारी शादी हुई। तारीख लियू रुयान ने तय की। उसने कहा कि कंपनी की 10वीं सालगिरह भी है तो सब साथ में कर लेंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं था। 12 मार्च लियू रुयान ने मुझे बुलाकर एक एग्रीमेंट दिया। उसमें साफ लिखा था कि जब वह आदमी वापस आएगा मुझे चले जाना होगा। मैं साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों के सामने आखिरकार मैं मान गया। डायरी में जो कुछ था वह सब गुचेन की तरफ से लिखा गया था। उसकी और लियू रुयान की छोटी छोटी यादें, उसके मन की बातें, उसकी उम्मीदें, उसकी चुप तकलीफ, सब पढ़ने के बाद मेरे मन में बहुत अजीब सा एहसास हुआ। ये क्या था?
ये तो पूरा का पूरा एक जिंदा जागता सिम्प रिप्लेसमेंट निकला। लियू रुयान रोज ठंडे चेहरे के साथ उसके सामने रहती रही, फिर भी गु चेन 3 साल तक उसके साथ टिका रहा। अब असली आदमी वापस आ गया तो उसे चुपचाप गायब हो जाना था। लगता है वह आधा इसी बात में घुट घुट कर मर गया होगा। और तभी मैं इस शरीर में आ गिरा। मैंने सिर हिलाया, डायरी वापस रख दी, फिर एल्बम की तरफ देखा। जैसे ही मैंने एल्बम खोला मैं ठिठक गया। अंदर सिर्फ लियू रुयान की तस्वीरें थीं, बैठी हुई, खड़ी हुई, किसी को डांटती हुई, सोती हुई, हर तरह की तस्वीर सब उसी की थीं। यह गुचेन सच में उससे प्यार करता था। मैं तो सोचता था कि बस बीमार किस्म की जलन या सनक होगी, लेकिन नहीं, यह तो उसकी हड्डियों तक बसा हुआ लगाव था। एल्बम के किनारों पर छोटे छोटे नोट भी लिखे थे। लियू रुयान को क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या आदत है, किस चीज से चिढ़ती है, एक एक बात दर्ज थी। लेकिन सच कहूं तो इस पर हैरानी भी कैसी। लियू रुयान खूबसूरत भी थी, अमीर भी थी, उसे कौन पसंद नहीं करेगा। बस इंसान को अपनी औकात और हद पता होनी चाहिए। जहां अच्छा मौका मिले वहीं रुक जाना चाहिए। मैंने सब चीजें समेटी और एक लोडिंग गाड़ी बुला ली। नीचे उतरा ही था कि बाहर एक कुलीनन आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसकी लंबाई करीब 180 सेंटीमीटर रही होगी। चेहरा गोरा और साफ था, नाक पर चश्मा था, बदन दुबला था और उस पर एक हल्की सी उदासी और कमजोरी भी साफ दिख रही थी। उसकी आंखों और भौहों में कुछ कुछ मेरी जैसी झलक थी, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुला हुआ लग रहा था। उसने मुझे देखा और कहा, तुम ही गुचेन हो? इन 3 सालों में रुयान का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। ये था नायक फू यानजे। मैंने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, कोई बात नहीं। मैं और रुयान, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, आखिर पति पत्नी थे। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा साफ उतर गया। मेरे मन में ठंडी सी हंसी उठी। मैं और लियू रुयान अभी आधिकारिक तौर पर अलग भी नहीं हुए थे और यह आदमी पहले ही घर तक पहुंच गया था। मैं कुछ और कहता, उससे पहले पीछे से लियू रुयान की आवाज गूंजी, यानजे, तुम यहां कैसे आए? अगले ही पल वह तेजी से मेरे पास से निकलती हुई सीधे फू यानजे की तरफ भागी और मेरे सामने जाकर उसकी बाहों में समा गई। फिर उसने मुड़कर मुझे देखा और ठंडी सख्त आवाज में कहा, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? उसकी आंखें बर्फ जैसी थीं। मैं हंस पड़ा। लियू रुयान सच में एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, तुम अपने बारे में न सोचो तो कम से कम कंपनी के बारे में तो सोचो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया या फोटो खींच ली तो मिस्टर फू सीधे तीसरे आदमी कहलाएंगे। आखिर अभी तक हमने तलाक के कागज पूरे नहीं किए हैं। लियू रुयान का चेहरा तुरंत खराब हो गया। बगल में खड़े फू यानजे की आंखों में भी अंधेरा उतर आया, लेकिन मुझे उनसे जरा भी डर नहीं लगा। मैं सीधा उनकी आंखों में देखता रहा। लियू रुयान ने नाराज होकर कहा, गुचेन, तुमने वादा किया था। मैंने सिर हिलाया। हाँ, वादा किया था, लेकिन मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। तलाक चाहिए तो चुपचाप इंतजार करो। मैं वो पुराना चाटुकार गुचेन नहीं हूं, और खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम दोनों मेरे सामने इस तरह गले लग रहे हो। मैं कितना भी सीधा सादा क्यों ना होता, ये देखकर चुप नहीं रहता। लियू रुयान कुछ कह पाती उससे पहले फू यानजे ने उसका हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़कर बोला, तुम गलत समझ रहे हो। मैं और रुयान 3 साल बाद मिले हैं। आज मैं बस उसे बाहर ले जाना चाहता हूं, थोड़ी पुरानी बातें करने। हमारे कुछ दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। नायक नायिका के दोस्त यानी ऊंचे लोगों का सर्कल। जो उसमें फिट न बैठे उसे खुद ही समझ जाना चाहिए कि जबरदस्ती घुसना बेकार है। मैंने सीधा जवाब दिया, जरूरत नहीं, मुझे और काम है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना। मैंने उंगली उठाकर फू यानजे की तरफ इशारा किया। औरत मर्द की दूरी नाम की भी कोई चीज होती है। तुम्हारे हाई फाई सर्कल बड़े उलझे हुए लगते हैं, थोड़ा संभल कर रहना। इतना कहकर मैंने लियू रुयान की तरफ देखा। उसे मेरा मतलब समझ जाना चाहिए था फू यानजे से थोड़ा दूरी बनाकर खड़ी हो, लेकिन उसने वैसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ फू यानजे का चेहरा एक झटके में काला पड़ गया। उसने मेरी तरफ ऐसी निगाह से देखा जैसे आंखों में बर्फ जम गई हो। मैंने बस ठंडी हंसी छोड़ी और अपनी लोडिंग गाड़ी के साथ सीधे अपने विला की तरफ निकल गया। यह वही विला था जो लियू रुयान ने मेरे नाम कर रखा था। ऊपर से ये सारे कपड़े और एक्सेसरीज भी थी। अब आगे की जिंदगी मुश्किल नहीं लग रही थी। मैंने सारे नए कपड़े सेकंड हैंड दुकान पर बेच दिए और करीब 3,000 मिले। बाकी एक्सेसरीज भी एक एक करके निकाल दी। बैंक बैलेंस फिर से फूल गया। तलाक के बाद भी अगर इतनी रकम हाथ में हो तो आराम से पड़े रहने की जिंदगी निकल सकती है। लेकिन एक काम अभी बाकी था। असली गुचेन लियू परिवार की कंपनी में काम करता था। अब तलाक होने वाला था तो सवाल ये था कि मैं नौकरी जारी रखूं या खुद छोड़ दूं। फिर मैंने सोचा, मैं इस्तीफा क्यों दूं? अगर वही मुझे निकाले तो अलग से पैसे मिलेंगे। अब जब मैं इस कहानी में आ ही चुका हूं तो मेहनत मजदूरी वाला दुखी हीरो बनने का तो कोई इरादा नहीं है। मुझे तो बस पैसा कमाना है। लेकिन नायक का प्लॉट आर्मर
मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक निकला। सिर्फ एक रात में इंटरनेट पर बवाल मच गया। सुबह सुबह लियू रुयान का फोन आया और उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, गु चेन, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? मैं एक पल को सचमुच हक्का बक्का रह गया। कुछ देर बाद समझ आया कि वह क्या कह रही है। मैंने पूछा, तुम किस बारे में बोल रही हो? वह और भी तेज स्वर में बोली, कल तुमने जो किया वह सब जानबूझकर था ना? अगर मुझे पता चला कि तुमने लोगों से ये सब करवाया है तो अंजाम तुम जानते हो। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने फोन काट दिया। मैं अवाक फोन को देखता रह गया। तभी मोबाइल पर आई खबरें खोलकर देखा तो पूरी बात समझ आई। किसी ने मेरे घर से सामान ले जाते समय की तस्वीरें खींच ली थी। उन तस्वीरों में लियू रुयान और फू यानजे भी साफ दिखाई दे रहे थे। पता नहीं किस हरामी पापाराजी ने इतनी साफ फोटो खींची थी। और फिर जो हेडलाइन चली उसने पूरा खेल पलट दिया। खूबसूरत सीईओ का तलाक, पहला प्यार वापसी पर कथित तीसरे आदमी की एंट्री। लियू रुयान लियू परिवार की सबसे पसंदीदा उत्तराधिकारी थी। मेरी और उसकी शादी वैसे भी बस एक औपचारिक इंतजाम जैसी थी। बाहर की दुनिया में बहुत कम लोग इस बारे में जानते थे, लेकिन ऊपरी सर्कल में सबको असलियत पता थी। फिर भी ये खबर बाहर कैसे निकली, कौन जानता है किसकी आंख खुली हुई थी। फिलहाल हालात ऐसे थे कि फू यानजे सबके निशाने पर आ गया और मैं भी बिना वजह इस मुसीबत में घसीटा गया। मैंने कुछ देर सोचा, फिर लियू रुयान को फोन मिलाया, लेकिन उसका नंबर लगातार व्यस्त जा रहा था। मजबूरी में मैंने उसे मैसेज भेजा। मैं नहीं चाहता था कि यह मामला और फैल जाए। लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ऑनलाइन हवा का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। फू यानजे और लियू रुयान तो कॉलेज के जमाने से फेमस कपल थे। पूरी यूनिवर्सिटी में आदर्श जोड़ी माने जाते थे। असली तीसरा आदमी तो वह दूसरा वाला है। मेरी दूर की मौसी लियू परिवार में नौकरानी है। उसने बताया कि गु चेन ने एहसान का दबाव बनाकर लियू रुयान से शादी की थी। नहीं तो उनकी शादी में कोई रस्म, कोई ढंग का आयोजन तक क्यों नहीं हुआ। 3 साल पहले फू यानजे भी मजबूरी में गया था। उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए लौट नहीं पाया। हाँ, अब समझ आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि फू यानजे किसी का रिश्ता तोड़ेगा। असल में तो उसे ही फंसाया गया था। गु चेन कितना घिनौना आदमी है। तो क्या अब लियू रुयान उस निकृष्ट आदमी से छुटकारा पा चुकी है? आखिरकार उसकी जिंदगी में फिर से सुख आया। फू यानजे तो सच्चा आशिक निकला और देखते देखते कहानी ऐसी बना दी गई कि मैं ही वह घटिया इंसान था जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। कभी कभी कोई एकाध कमेंट मेरे पक्ष में 2 शब्द लिख भी देता, लेकिन कुछ ही मिनटों में गालियों से ऐसा दबा दिया जाता कि लोग अपना अकाउंट तक डिलीट कर देते। मेरे सीने में गुस्सा भरता जा रहा था। चोर ऊपर से सीना झोरी। अगर इतना ही गहरा प्यार था तो 3 साल पहले क्या कर रहा था? एक्सीडेंट हुआ था, मर तो नहीं गया था। फोन भी नहीं कर सकता था क्या? अब वापस आकर प्रेम का महापुरुष बन रहा है। लियू रुयान ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने मुट्ठी भींच ली। अगर यह मामला यहीं नहीं रुका तो मैं भी यह तलाक आसानी से होने नहीं दूंगा। लेकिन मैं लियू रुयान तक पहुंचता उससे पहले गु परिवार वाले खुद मेरे दरवाजे पर आ धमके। मैं खाने की तैयारी कर ही रहा था कि मुख्य दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। इतनी जोरदार धमक थी कि लग रहा था दरवाजा टूट जाएगा। मैंने सोचा, अब कौन आ गया? दरवाजा खोला तो सामने एक मध्यम उम्र का दंपति खड़ा था। दोनों के चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्हें देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा कंपन उठा, जैसे इस शरीर की पुरानी यादें जाग गई हों। आदमी ने मुझे देखते ही डांटना शुरू किया, गुचैन, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर आकर रहने की? मिस लियू कहाँ है? खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मैं और तेरी माँ तुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और तू यहाँ आराम से खाना खा रहा है। तो ये थे गु चेन के माँ बाप। वैसे भी किताब में साफ था कि गु चेन के माता पिता ने उसे हमेशा सिर्फ इस्तेमाल किया था। अगर उन्होंने उसे थोड़ा सा भी स्नेह दिया होता तो शायद वह अंदर से इतना टूटा हुआ इंसान न बनता और आखिर में बर्बादी के रास्ते पर न जाता। लेकिन अब मैं गु चेन था और मैं उन्हें अपने ऊपर सवार होने नहीं देने वाला था। मैं वापस मेज पर जाकर बैठ गया और बिना उनकी तरफ देखे खाना खाने लगा। तभी सामने खड़ी औरत ने मेज पर जोर से हाथ पटका। तुझे अभी भी खाने की पड़ी है? मैंने बिना सिर उठाए कहा, तो और क्या करूं? जो कहना है साफ कहो। अगर सिर्फ मुझे डांटने आए हो तो उसकी जरूरत नहीं। मुझे सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही आदमी फट पड़ा। मैं तुझे बता रहा हूं गु चेन, इस बार तूने बहुत बड़ा झंझट खड़ा कर दिया है। अगर तू जाकर माफी नहीं मांगेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। औरत भी तुरंत सुर में सुर मिलाकर बोली, हाँ अचेन, लियू परिवार ने हमारा माल लेना बंद कर दिया है। तू जानता है ना, तेरे छोटे भाई की जो छोटी सी कंपनी है वह पूरी तरह लियू परिवार के सहारे चल रही है। अब मामला इतना बिगड़ गया है कि हम लोगों की किसी को शक्ल दिखाने लायक हालत नहीं रही। दोनों की ये जुगलबंदी सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मतलब ये लोग खुद कुछ नहीं कर सकते और हर बार मुझे ही ढाल बनाना है। मैंने चम्मच रखकर उनकी तरफ देखा। ये सब मैंने नहीं किया। लियू रुयान खुद मुझसे तलाक लेना चाहती है। तुम लोग बेवजह नाक मत घुसाओ। वह अब कभी पीछे मुड़कर नहीं आएगी। खाना खाकर निकल जाओ। कुछ दिन बाद ये घर भी शायद मेरे पास न बचे। मेरी बात सुनकर दोनों के चेहरे बदल गए। अगले ही पल वे गुस्से से लाल हो उठे। आदमी गुर्राया, गुचेन, उस शादी के समय लिखित विवाह प्रतिज्ञा बनी थी। अगर लियू परिवार तलाक चाहता है तो हम वह पत्र सबके सामने निकाल देंगे, फिर देखते हैं वे कैसे तलाक लेते हैं। विवाह प्रतिज्ञा? मैंने भौं उठाई। अरे ऐसी भी कोई चीज है? फिर मैं ठंडी आवाज में बोला, ऑनलाइन जो कमेंट घूम रहे हैं वे देखे हैं ना? फू यानजे को लोगों ने तीसरे आदमी से उठाकर सच्चे प्रेम का दीवाना बना दिया है।
ऐसे में तुम्हें लगता है कि वह शादी का कागज कुछ बदल देगा? यकीन मानो, अगर तुमने वह कागज बाहर निकाला तो उस वक्त सिर्फ मैं ही नहीं, तुम लोग भी रातों रात इस दुनिया से गायब हो सकते हो। इसलिए मेरी सलाह मानो, गर्दन नीचे करके चुपचाप जीना सीखो। मैं ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा था। इस शहर में लियू परिवार की ताकत हमारी औकात से कहीं ऊपर थी। माँ बाप ने मेरी बात सुनी तो उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दिया। फिर दोनों चुपचाप बैठकर सिर झुकाकर खाना खाने लगे। कुछ देर के लिए ड्राइंग रूम में अजीब सी शांति छा गई। खाना खत्म होने के बाद मैं उन्हें बाहर तक छोड़कर आया। वापस मुड़कर उस विला को देखा और उसी पल मेरे मन में एक फैसला साफ हो गया। ये घर भी अब नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यही एक नया झंझट बन जाएगा। मैंने तुरंत एक एजेंट बुलाया और विला को भी बेचने के लिए लिस्ट करवा दिया। उस ठंडे खाली घर को देखते हुए मुझे लियू रुयान की याद आई। अब तक उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। उल्टा मेरे फोन पर लगातार गालियों से भरे मैसेज आ रहे थे, ऊपर से बेहिसाब कॉल्स। शुरू में मैंने सोचा इन्हें नजरअंदाज कर देता हूं, लेकिन माँ बाप को भेजने के बाद जब मैं घर में बैठकर कागजात और सामान देख रहा था, तभी बाहर फिर से हलचल हुई। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि कोई सिर फिरा फैन मेरे घर तक पहुंच गया था और वह मुझ पर पेंट उड़ेलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया और सीधे पुलिस स्टेशन भिजवा दिया। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देख ही रहा था कि वह औरत पागलों की तरह चिल्लाई, कुचेन, तू कभी अच्छा अंजाम नहीं देखेगा। अब मेरा सब्र जवाब दे चुका था। मैंने तुरंत लियू रुयान को फोन लगाया। 10 से ज्यादा रिंग जाने के बाद उसने कॉल उठाई। उधर से फिर वही बर्फ जैसी आवाज आई, तुम्हारा ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैंने झुंझलाकर कहा, लियू रुयान, तुम्हारी योजनाओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें साफ चेतावनी दे रहा हूं। तलाक की प्रक्रिया में जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसमें अगर मैं जाकर कागज पूरे न करूं तो ये शादी खत्म नहीं होगी। और अगर तुमने लोगों को इसी तरह मेरे ऊपर कीचड़ उछालने दिया तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं किसी की इज्जत नहीं रखूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, ऑनलाइन चल रही हर बात साफ कराओ। अगर तुम खुद सफाई नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इतना कहा और सीधे फोन काट दिया। धत्तेरे की, मेरे अंदर भी गुस्सा है। मैं चाहे इस कहानी में बाहर से आया हुआ इंसान हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरे ऊपर गंदगी फेंकता रहे और मैं चुपचाप सहता रहूं। और सच कौन है, तीसरा आदमी कौन है, ये बात उनके दिल भी अच्छी तरह जानते हैं। पता नहीं मेरी धमकी ने असर किया या नहीं, लेकिन बहुत जल्दी लियू रुयान खुद मैदान में उतर आई। उसने वेइबो पर सिर्फ एक लाइन लिखी, उम्मीद है सब लोग ऑनलाइन हिंसा और ट्रोलिंग बंद करेंगे। बस यही एक लाइन, और कमाल देखो, लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। कोई उसे खूबसूरत कह रहा था, कोई दयालु, कोई उदार, और नतीजा मैं फिर से सबसे बड़े निशाने पर आ गया। मैंने दांत पीसकर कहा, लियू रुयान, बहुत अच्छा खेला तुमने। फिर मैंने अपने माँ बाप से वह विवाह प्रतिज्ञा मंगवाई और उसे 30 लाख देकर अपने नाम ले लिया। इतना पैसा खर्च करते समय मेरा दिल सच में दुखा, लेकिन मेरे पास और रास्ता नहीं था। यह हिसाब मैं लियू रुयान के नाम लिख चुका था। आखिरकार वह विवाह प्रतिज्ञा मेरे हाथ में थी। यह सच में लियू परिवार के बुजुर्ग ने अपने हाथ से लिखी थी और उस पर उनकी निजी मुहर भी लगी हुई थी। मैंने कागज को हाथ में लेकर मन ही मन कहा, बुजुर्ग साहब, सच में माफ कीजिए, आप तो इस दुनिया से जा चुके हैं। और उसके साथ एक ब्रोकर भी आया था। कुछ समय बाद फू यांजे को फिर से देखकर मुझे साफ लगा कि उसकी आभा फिर बदल गई है। वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा, ठंडा और दबाव बनाने वाला लग रहा था। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों और भौहों में ऐसी सख्ती भरी थी कि सामने वाला खुद ही दब जाए। उसने मुझे देखते ही सीधे कहा, यह घर मैं खरीद रहा हूं। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे इनकार करने का विकल्प ही ना हो। मैं हल्का सा हंसा और बोला, वाह, पैसे तो सच में बहुत हैं तुम्हारे पास। वह बिना रुके बोला, ब्रोकर ने जो कीमत बताई है मैं उससे 30% ज्यादा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि रुयान की कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में रहे। घर बेचने के बाद तुम ये शहर छोड़ दोगे। अगर वह ये बात न कहता तो शायद मैं सोचता भी, लेकिन उसने जैसे ही मुझे आदेश देने की कोशिश की, मेरा इरादा वहीं बदल गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए साफ कहा, नहीं बेचूंगा। मेरी बात सुनते ही फू यांजे की भौं हल्की सी सिकुड़ी। उसने एक छोटा सा इशारा किया और मैं अच्छी तरह जानता था कि जब भी वह ऐसा इशारा करता है तब उसका मतलब होता है कि वह जो ठान चुका है वह करके रहेगा। मैंने एक उंगली उठाकर उसके सामने हिलाई और कहा, फू यांजे, बात खत्म। अगर यह घर खरीदना है तो लियू रुयान को खुद यहां भेजो, नहीं तो भूल जाओ। उसकी निगाह और ठंडी हो गई। पूरे शरीर से एक बर्फीला दबाव निकल रहा था, इतना कि बगल में खड़ा ब्रोकर भी डर के मारे मुंह नहीं खोल पा रहा था। उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, कुचेन, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? मैं तनिक भी नहीं डरा। मैंने सीधे पूछा, फू यांजे, क्या तुम सच में उस शादी में इसलिए नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? मेरे इतना कहते ही उसका चेहरा झटके से बदल गया। मैं मुस्कुराया और अपना फोन हल्का सा हिलाते हुए बोला, तुम्हारे उन दिनों के सारे शेड्यूल दूसरे लोगों को चाहे न पता हो, मुझे एक एक बात मालूम है। अगर तुम नहीं चाहते कि मामला मछली मछली मरने वाली नौबत तक पहुंचे तो मेरे सामने दोबारा मत आना। अब दफा हो जाओ। फू यांजे ने दांत भींच लिए। उसने मुझे इतनी नफरत से देखा जैसे वहीं नोच खा जाएगा, लेकिन आखिरकार उसे मुड़कर जाना पड़ा। यह आदमी मुझे अब भी कोई नरम टमाटर समझ रहा था जिसे दबाया जा सके। लियू रुयान अगर मुझसे तलाक लेना चाहती है तो ठीक है, लेकिन अगर वह तलाक के नाम पर मेरी हिस्सेदारी भी खींचना चाहती है तो फिर माफ करना, मैं नहीं मानूंगा। इतना बड़ा लियू परिवार और मुझे 30,000 के साथ सिर्फ एक विला देकर छुट्टी।
पहले मैंने पैसे देखकर हाँ कर दी थी, लेकिन अब अगर विला वापस लेना चाहती है तो नहीं, ये सौदा रद्द है। ऊपर से डायरी में साफ लिखा था कि यह वही विला था जहां गु चेन और लियू रुयान पहली बार मिले थे। पीछे का पूरा गुलाबों का बगीचा गु चेन ने अपने हाथों से लगाया था। इस जगह का उसके लिए मतलब बहुत गहरा था। मैं भले उसकी देह में आ बसा था, लेकिन उस विला के छिनने की भारी टीस मुझे भी भीतर तक महसूस हो रही थी। और फू यानजे इस विला को इसलिए चाहता था क्योंकि यहाँ वह गुलाबों का बगीचा मौजूद था। वह जानता था कि गु चेन के दिल में लियू रुयान के लिए कैसी भावना थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि किसी और की मोहब्बत का एक भी निशान बचे, इसलिए वह उसे मिटाना चाहता था। लेकिन सच यह था कि फू यानजे मेरी सोच से भी ज्यादा बेरहम निकला। खरीदने की बात नहीं बनी तो उसने सीधे आग लगवा दी। जब तक मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ तब तक कमरे में धुआं फैल चुका था। अच्छा हुआ कि सुरक्षा गार्डों ने समय रहते देख लिया और आग बुझाने की कोशिश की। मुझे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। बिस्तर के पास लियू रुयान खड़ी थी। उसने मुझे जागते देखा और बिल्कुल सपाट स्वर में कहा, अब तुम ठीक हो तो मैं चलती हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, लियू रुयान, ये उसी ने किया है। हम दोनों जानते थे कि मैं किसकी बात कर रहा था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और ठंडी आंखों से मुझे देखा। गु चेन, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम आग लगाकर यांजे पर इल्जाम डालने तक गिर जाओगे। मैं सचमुच हंस पड़ा। मैं इल्जाम लगा रहा हूं? मैंने तिरस्कार से कहा। ठीक है, जैसा चाहे सोचो, बस बाद में पछताना मत। लियू रुयान का चेहरा और खराब हो गया। वह दरवाजा पटक कर चली गई। मैं सच में हैरान था। यही नायिका है? इतनी कम अक्ल वाली लड़की आखिर नायिका कैसे बन गई? क्या इसे हर बात में मुझे ही मजबूर करना है कि मैं सबूत निकालूं और फिर इसे जमीन पर घसीट दूं? एक दिन बीतते ही लियू रुयान ने हरकत शुरू कर दी और हॉट सर्च हटवा दिए। मैं समझ गया कि यह बस ऊपर ऊपर का काम है। असल में लियू परिवार उसके इस फैसले से पहले ही नाराज हो चुका था। मुझसे शादी करना उनके लिए सिर्फ हालात संभालने का तरीका था। ऐसे समय तलाक लेना बिल्कुल सही कदम नहीं माना जा रहा था। मैंने लियू रुयान के चचेरे भाई लियू योचियन से संपर्क किया। वह हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमाते हुए मुझे आधी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने कहा, गुचेन, मैंने तुम्हें कम आंका था। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, लियू परिवार मुझे चाहे जितना छोटा समझे, चींटी भी एक दिन पलटवार कर सकती है। फिर मैंने दस्तावेजों की एक मोटी फाइल उसके सामने सरका दी। अगर जीतना है तो अब यह सब तुम्हारे काम आएगा। लियू योचियन ने फाइल खोली। उसने बस एक नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठीं। यह भरोसेमंद है? उसने पूछा। मैंने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल। इन 3 सालों में मैं लियू रुयान के पास सिर्फ उसका बिस्तर गर्म करने के लिए नहीं रहा था। जो जो पता करना चाहिए था सब कर लिया। गुचेन को अच्छी तरह मालूम था कि उसके दिल में कोई और बसा है। फिर भी जिस दिन बड़ी मालकिन की एक झलक मेहरबानी उसे मिली, उसी दिन से वह उस आदमी से जलने लगा। उसने अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल करके फू यानजे की जांच करवाई थी। हालात ऐसे बने कि वह सारी जानकारी आखिर मेरे हाथ लग गई। मैं खुद यह सब इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन फू यानजे मुझे छोड़ने वालों में से नहीं था। गु परिवार की कंपनी पहले ही बर्बादी के किनारे खड़ी है। और अगला नंबर मेरा ही था। लियू योचियन ने भौं उठाई। इरादा तो तुम्हारा साफ दिख रहा है, लेकिन अगर लियू रुयान गिर भी गई तो फू यानजे अभी बाकी है। मैंने गिलास उठाकर कहा, चिंता मत करो, वह भी ज्यादा दिन उछल नहीं पाएगा, उसे मैं संभाल लूंगा। उसने मेरी तरफ देखा, हल्का सा हंसा और हम दोनों ने गिलास टकराकर एक घूंट लिया। सच कहूं तो मेरा इरादा शुरू में बस पैसा लेकर किनारे हो जाने का था, लेकिन लियू रुयान प्यार में अंधी निकली। वह हर हाल में फू यानजे को बचाना चाहती थी। और ऊपर से उसने मुझे लगभग झलाकर मार ही दिया था। अब अगर मैं पलटकर वार करूं तो फिर दोष उसका अपना होगा। प्राइवेट क्लब से निकलने के बाद मैंने इन दिनों हुई हर बात को एक लाइन में बांधा और फिर बस अपनी शादी की एक फोटो और वह विवाह पत्र वेबो पर डाल दिया। बस इतना करना था कि इंटरनेट फिर से फट पड़ा। लोग मेरे अकाउंट के नीचे टूट पड़े। क्या? तो तुमने जबरदस्ती शादी नहीं करवाई थी? अभी तक तलाक नहीं हुआ है, मतलब फू यानजे सच में बीच में आया? हमारे फू साहब किसी का रिश्ता नहीं तोड़ते। साफ है तुम अपनी इमेज धो रहे हो। ऊंचे लोगों की दुनिया बड़ी गंदी है। मैं तो बस पॉपकॉर्न लेकर देखूंगा। फू यानजे चाहे कितना भी प्यार दिखाए, लेकिन इस मामले में लियू रुयान और गुचेन दोनों की शादी तो असली थी। मतलब लियू रुयान ने शादी के दौरान ही धोखा दिया। असल में पिछले कुछ समय से फू यानजे और लियू रुयान हर जगह ऐसे दिख रहे थे जैसे दो लोग नहीं, एक ही परछाई हो। चाहे सार्वजनिक कार्यक्रम हो या निजी पार्टी, दोनों की साथ वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही थीं। ऊपर से हर बार दोनों की हरकतें इतनी करीबी होती थीं कि कुछ छिपा ही नहीं रहता था। फू यानजे तो पूरे अंदाज में ऐसे घूमता था जैसे कह रहा हो, ये औरत मेरी है। उसके कुछ अंधे फैन तो उनके वीडियो काट काट कर ऐसे एडिट कर रहे थे मानो कोई महान प्रेम कथा चल रही हो। अब वही सारी फुटेज उलटी पड़ गई और दोनों को शर्म के खंभे पर कील की तरह ठोक दिया गया। मैंने साफ पोस्ट किया कि मेरी और लियू रुयान की शादी बड़ों की रजामंदी से हुई थी। इसमें किसी तरह की जबरदस्ती नहीं थी। उल्टा लियू परिवार खुद हमारे घर आया था और विवाह पत्र इसका लोहे जैसा सबूत है। फिर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर शादी असली थी तो समारोह क्यों नहीं हुआ? उसी समय किसी गुमनाम अकाउंट ने शादी की तस्वीरें और वीडियो डाल दिए। भले ही वह कंपनी की वर्षगांठ के साथ रखी गई थी, लेकिन शादी के सारे जरूरी रिवाज वहां मौजूद थे। मुझे नहीं पता वह नेकदिल नेटिजन कौन था, लेकिन उसने सच में कमाल कर दिया। जैसे जैसे इंटरनेट का तापमान बढ़ता गया, लियू रुयान बेचैन होती गई।
उसके फोन लगातार आने लगे, लेकिन मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई। आखिरकार वह खुद मेरे दरवाजे तक चली आई। विला में आग लग चुकी थी, इसलिए मैं इन दिनों होटल में रह रहा था। वह सीधे कमरे में घुस आई। उस समय मैं बाथटब में था। जैसे ही वह अंदर आई, उसने तुरंत चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दांत भींचकर कहा, गूचेन, और बकवास मत करो, अपना वेबो तुरंत साफ करो। मैंने जीभ से आवाज निकाली और कहा, वाह, पहले तुम लोगों ने इंटरनेट पर मेरी जो छवि बिगाड़ी उसे तो कुछ नहीं कहा, फिर फू यानजे ने मेरा विला जलवा दिया, और अब तुम चाहती हो कि मैं चुप भी हो जाऊं? लियू रुयान, तुम में जरा भी ईमानदारी नहीं है। किसी से मदद मांगनी हो तो कम से कम ढंग से मांगो। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और कहा, मैं तुम्हें 50,000 हज़ार दूंगी। तुम सबके सामने साफ कर दो कि उस समय शादी के लिए दबाव तुमने बनाया था, और यह भी कि फू यानजे बीच में नहीं आया। मैं उसे देखता रह गया। सिर्फ फू यानजे को बचाने के लिए वह ऐसी बात कहने को भी तैयार थी। मैंने धीरे से कहा, लियू रुयान, लगता है तुम्हें अब भी समझ नहीं आया। इस वक्त शर्तें रखने की स्थिति में तुम नहीं हो। जब तक मैं नहीं मानूंगा तब तक किसी का चैन नहीं बचेगा। उसने तड़प कर कहा, तुगु परिवार बर्बाद हो जाए उससे भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बाथटब से उठकर बाहर आया, कपड़े पहने और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने उसकी कमर थाम ली और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, कुपरिवार से मुझे क्या लेना देना। वह पूरे शरीर से कांप गई। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उससे ऐसा जवाब दूंगा। मैंने उसकी कमर कसकर पकड़ी और उसके कान के पास हंसते हुए कहा, लियू रुयान, अभी भी देर नहीं हुई। चाहो तो फू यानजे से रिश्ता खत्म कर दो, हम दोनों फिर से शुरू कर सकते हैं। क्यों? यह मैं जानबूझकर कह रहा था। एक तरफ उसे परखना चाहता था, दूसरी तरफ यह उसके लिए आखिरी मौका भी था। लेकिन अगले ही पल उसने मुझे जोर से धक्का दिया। उसकी आंखों में नफरत भरी थी। उसने कहा, कभी नहीं, यानजे तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। मैंने कंधे उचकाए। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हारा फू यानजे अब कौन सा नया त्रुप का पत्ता निकालता है। अब तुम जाओ, वैसे भी तलाक होने ही वाला है, और तुम अभी भी मेरा नहाना देखने पर उतारू हो। अगर फू यानजे ने गलत समझ लिया तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बात सुनते ही वह गुस्से से जलती हुई मुड़ी और बाहर चली गई। मैं उसे जाते देख मुस्कुराया, फिर फोन निकालकर एक संदेश भेज दिया। अब जाल खींचने का समय आ गया था। लियू रुयान अब खुले मुंह झूठ बोल ही नहीं सकती थी। फू यानजे जैसे ही इंटरनेट पर कुछ कहने की कोशिश करता, लोग उसे छलनी की तरह भून डालते। लियू रुयान ने एक बार लाइव आकर सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन कमेंट सेक्शन में घुसे लोग उसे तुरंत उसकी औकात याद दिलाने लगे। कुछ तो सीधे उसके मुंह पर पूछ रहे थे कि क्या उसने हमारी शादी के बीच दखल दिया था। विवाह पत्र और शादी का प्रमाण पत्र सामने थे, और इन तथ्यों के रहते फू यानजे कितना भी खुद को धोने की कोशिश करे, कुछ बदलने वाला नहीं था। आखिरकार लियू रुयान चुप हो गई, लेकिन वह जितना चुप रहती उतना ही उसकी घबराहट और दोषी होना साबित होता जाता। उसी समय मैंने फू यानजे के विदेश वाले रंगीन वीडियो भी बाहर छोड़ दिए। वह आदमी लियू रुयान के लिए कोई तपस्वी बनकर नहीं बैठा था। विदेश में तो वह एकदम बाएं दाएं बाहों में औरतें डाले घूम रहा था। मैंने खास तौर पर वह सब पैक करके लियू रुयान को भी भेजा, ताकि वह अपने महान प्रेमी के साथ बैठकर थोड़ा शांत मन से बातचीत कर सके। एक दिन लियू यूचिन के साथ शराब पीते हुए उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम लियू रुयान को देखकर शायद समझ नहीं पाए। बाहर से चाहे जितनी तेज दिखती हो, लेकिन उसे सफाई और शारीरिक दूरी को लेकर अजीब किस्म की सनक है। तुम्हारे साथ उसका रिश्ता शायद गिनती की बार ही उस हद तक गया होगा, लेकिन फू यानजे के साथ तो मामला सूखी लकड़ी पर आग जैसा था। और अब देखो निकला क्या, फू यानजे तो पूरा का पूरा प्लेबॉय निकला। मैं हंस पड़ा। आखिर उपन्यास में फू यानजे नायक भी था और दबंग सीईओ भी। उसके आसपास औरतों की कमी कभी हो ही नहीं सकती थी। वह लियू रुयान के लिए कैसे अपनी पूरी जिंदगी सहेज कर रखता। उसके हिसाब से जब तक शादी नहीं हुई तब तक बाकी औरतें बस गुजरते हुए खिलौने थीं, खेल भर। लियू यूचिन ने मेज पर उंगली से हल्की दस्तक दी और बोला, तलाक कब लेने वाले हो? बस 7 दिन बचे हैं, तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। उसके बाद उसने एक और धमाका कर दिया। 3 साल पहले शादी वाले दिन की विदेश के अस्पताल की वीडियो और तस्वीरें सामने आ गईं। उसी दिन लियू रुयान ने फू यानजे को फोन किया था। उसने यहां तक कहा था कि अगर वह आ जाए तो वह शादी से भाग जाने को भी तैयार है। लेकिन अफसोस, उस समय फू यानजे एक औरत के साथ होटल में ऐश कर रहा था और मामला इतना बढ़ा कि उसे अस्पताल पहुंचना पड़ा। बाद में लियू रुयान को यकीन दिलाने के लिए उसने कार एक्सीडेंट का झूठा बहाना कर लिया। अब जब सच बाहर आया तो उसकी पूरी बनाई हुई इमेज ध्वस्त हो गई। लियू रुयान गुस्से से कांप उठी और उसने फू यानजे से भयंकर झगड़ा किया। बदकिस्मती से वह झगड़ा भी पापाराजी ने कैद कर लिया। फुटेज में साफ दिख रहा था कि फू यानजे ने लियू रुयान की गर्दन पकड़ रखी है और उसके चेहरे पर अविश्वास, चोट और सदमे की मिलीजुली छाया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे इस हालत में देखकर भी मेरे दिल में कोई दर्द नहीं उठा। मैंने उल्टा एक बोतल रेड वाइन खोल ली। वक्त सच में घूम कर लौटता है। लियू रुयान, अब तुम्हें साफ दिखाई दे रहा होगा ना, यही था तुम्हारा कथित भाग्य का पुरुष। कैसा महान नायक, कैसा लंबा प्रेम, कैसा समय के साथ गहराता रिश्ता। ये सब बस सुंदर चेहरे पर फिसल जाने वाली चाहत थी। फू यानजे कोई नरम दिल प्रेमी नहीं था। उसकी दुनिया में औरतें बस मर्द की सहायक चीजें थीं। दूसरी तरफ लियू रुयान भले उत्तराधिकारी की तरह पाली गई हो, लेकिन उसकी हड्डियों में अब भी एक छोटी सी जिद्दी और भावुक औरत छिपी थी। वह फू यानजे की बेवफाई नहीं सह सकती थी और फू यानजे लियू रुयान की हुक्म चलाने वाली आदत नहीं सह सकता था।
दोनों पत्थर की तरह टकरा रहे थे। कोई भी झुकना नहीं चाहता था, तो ऐसे लोग टिकते कैसे? जब अगली बार मैंने लियू रुयान को देखा, वह सिर से पांव तक भीगी हुई थी, बदन पर कपड़े चिपके हुए थे और वह मेरे दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। मुझे देखते ही वह अचानक मेरी तरफ लपकी। मैं 2 कदम पीछे हट गया और वह खाली हवा में गिरते गिरते संभली। उसके चेहरे पर गहरी चोट थी। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, कुचेन, उसने मुझे धोखा दिया और अब तुम भी मुझे नहीं चाहते। सिर्फ कुछ ही दिनों में लियू रुयान जैसे 10 साल बूढ़ी हो गई थी। जो औरत पहले बर्फ जैसी ठंडी, खूबसूरत और संभली हुई लगती थी, आज उसका मेकअप बह चुका था, कपड़े भीगे थे और वह बारिश में भीगती हुई न जाने कितनी आंखों के सामने से गुजरकर यहां पहुंची थी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, लियू रुयान, मैं कूड़ा उठाने वाली जगह नहीं हूं, अब पछतावा हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह जैसे जम गई। उसने कहा, गुचेन, हम अब भी पति पत्नी हैं, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं हंस पड़ा। पति पत्नी? मजाक मत करो। फूयांजे का असली चेहरा देख लिया, इसलिए अब मेरे पास भाग कर आई हो। घिन आती है। वह अविश्वास से मुझे देखती रही, क्योंकि पहले चाहे वह कुछ भी कर ले, मैं हमेशा उसे माफ कर देता था, खासकर आज जैसी हालत में। अगर मैं पुराना गुचेन होता तो शायद उसका यह टूटा हुआ रूप देखकर तड़प उठता, लेकिन मैं असली गुचेन नहीं था। उसकी यह हालत देखकर मुझे बस यही लगा, जो बोगी वही काटोगी। वह साफ तौर पर मेरे इस रूप को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने घबराकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, गुचेन, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत आदमी पर भरोसा किया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तुमसे गलती हो गई तो क्या मैं तुम्हें माफ करना ही पड़ेगा? लियू रुयान, कोई भी इंसान पूरी उम्र एक ही जगह खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार नहीं करता। वह और बेचैन हो गई। गुचेन, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुमने खुद कहा था, कुछ भी हो जाए तुम मुझसे प्यार करोगे। मैंने एक उंगली उठाकर हिलाई। अगर तुम यही बात 1 महीने पहले कहती तो मैं तुमसे कहता कि हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूं, अब भी चाहता हूं। लेकिन अब मैं उसकी आंखों में देखते हुए रुका। अब मुझे तुम गंदी लगती हो। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाई, होंठ कांप रहे थे। मैं समझ गया कि वह क्या कहना चाहती है। मैंने बिना उसे पूरा बोलने दिए कहा, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि तुम उस आदमी के साथ नहीं सोई? तो सुन लो, मानसिक बेवफाई भी बेवफाई ही होती है। तुम अपने लिए चाहे जितनी सफाई दो, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने अपनी छाती पर उंगली रखी। यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह अचानक मेरी तरफ झपटी और मेरे हाथ कसकर पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी भुजाएं दुखने लगीं। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उसे देखा। ये सब क्यों? वह कांपती हुई बोली, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? गुचेन, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं बदल जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। बेवकूफ मत बनो, अब जाओ। फिर मैंने उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर किया और साथ ही पुरानी डायरी और वह फोटो एल्बम उसके हाथ में थमा दिया। जो था वह यही खत, परसों याद से सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंचना। अगर तुम नहीं आई तो मैं इससे भी ज्यादा जोरदार चीजें बाहर निकाल दूंगा। लियू रुयान ने वे चीजें हाथ में ली। उसने बस 2 पन्ने पलटे और आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बांध टूट गया हो। लेकिन मैं बिल्कुल निर्विकार खड़ा रहा और दरवाजा बंद कर दिया। औरत भले खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसमें समझ न हो, सही गलत की पहचान न हो और ऊपर से वह जहरीली भी हो, तो ऐसी औरत मुझे नहीं चाहिए। 2 दिन बाद लियू रुयान तय समय पर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर पहुंच गई। वह पहले से भी ज्यादा मुरझाई हुई दिख रही थी, फिर भी आखिरी कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीमी आवाज में कहा, गुचेन, क्या हम तलाक न लें? मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, माफ करना। नहीं। मेरे जवाब के साथ ही उसका चेहरा उतर गया। मैं मुस्कुराया, उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी और कहा, चलो अंदर चलते हैं। 10 मिनट बाद मेरे हाथ में चमकता हुआ लाल तलाक प्रमाण पत्र था। मैंने लंबी सांस ली, उसकी तरफ हाथ हिलाया और मुड़कर चल पड़ा। पीछे से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। उसी पल मैंने साफ महसूस किया कि इस शरीर के भीतर कहीं गहराई में छिपी पुरानी आत्मा कांपी, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। लगता था असली गुचेन ने भी आखिर सच देख लिया था और अब वह भी छोड़ चुका था। लेकिन लियू रुयान अभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भी मैं कैसे खुद को उसके साथ फिर से उलझने देता? तलाक के कागज हाथ में आते ही मैंने उनकी तस्वीर पोस्ट कर दी और एक बार फिर मैं और लियू रुयान हॉट सर्च पर पहुंच गए। इस बार लोग फिर टूट पड़े। अरे वाह, सच में पूरा अपडेट मिल गया। भाई, तुमने सच में तलाक ले लिया? भाई बधाई हो, आखिर उस घटिया औरत से छुटकारा मिला। भाई, मैंने पहले तुम्हें गाली दी थी, उसके लिए माफी। भाई सच सच बताओ, लियू रुयान से तलाक में कितने पैसे मिले? लोग सच में मेरी जेब की चिंता कर रहे थे। हाँ, भीड़ में कुछ भाड़े के ट्रोल भी थे जो फिर से मुझे कटघरे में खड़ा करना चाहते थे और पूछ रहे थे कि मैंने लियू परिवार से कितने फायदे उठाए। लेकिन मैंने शांत रहकर अगला दांव चला। मैंने फायर डिपार्टमेंट से मिली जांच रिपोर्ट पोस्ट की, जिसमें साफ लिखा था कि मेरे घर में लगी आग प्राकृतिक नहीं बल्कि मानवीय साजिश थी। आग लगाने वाला पकड़ा जा चुका था और मुकदमा चल रहा था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपने उस विला की एक तस्वीर डाल दी जो अब पूरी तरह काला पड़ चुका था और साथ में लिख दिया कि अब मैं बेघर हूं। तस्वीर देखते ही लोग फिर गरजने लगे। अब तो साफ है, ये आग फूयांजे से जुड़ी हुई है। ये आदमी सच में घिनौना है। चीज नहीं मिली तो जला दी। आग लगाने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। समझ नहीं आता लियू रुयान को इसमें क्या दिखा।
पहले फू यानजे स्मार्ट लगता था। अब तो जितना देखो उतना चिकना घिनौना लगता है। ऐसा सड़ा हुआ आदमी औरत के साथ ही बांध दो, दोनों एक दूसरे को ही झेलें। फुयांजे की प्रतिष्ठा फिर और नीचे गिर गई। उसी समय लियू योचिन ने भी सही मौके पर वार किया। तलाक के पूरे कांड की वजह से लियू रुयान से बोर्ड ने जवाब मांगना शुरू कर दिया। जिन जिन प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी उसके हाथ में थी वे अलग अलग स्तर पर हिलने लगे। लियू योचियन ने मौका पकड़ लिया। धीरे धीरे उसके हिस्से निगलने शुरू किए और फिर कंपनी की सार्वजनिक छवि को नुकसान का बहाना बनाकर बाकी डायरेक्टर्स के साथ मिलकर उसे पद से हटवा दिया। लियू रुयान सच में अपने सिंहासन से नीचे गिर चुकी थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। बाद में पुराने घर के एक नौकर ने मुझे चुपके से बताया कि लियू रुयान अब अपनी संपत्तियां बेचने लगी है। उसके हिसाब किताब में बहुत बड़ा खालीपन निकला था और बोर्ड ने साफ कह दिया था कि वह घाटे की भरपाई खुद करेगी। मतलब अब उसे कई मकान बेचने पड़ेंगे। मुझे उस दिन पहली बार तलाक पर सच में खुशी हुई। अगर मैं अब भी उससे शादीशुदा होता तो ये कर्जदा मेरे सिर भी आता। उधर फू यानजे की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। विदेश से लौटकर उसका इरादा था कि लियू रुयान के साथ फिर जुड़कर फू समूह को नई ऊंचाई पर ले जाए, लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ा। उसके समूह की रियल एस्टेट कंपनी पर खुलासा हुआ कि निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी और उसी की वजह से एक मजदूर घायल हो गया। वैसे तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, बस मुआवजा देकर मामला शांत किया जा सकता था। लेकिन फू यानजे को ऊंचे सिंहासन पर बैठने की इतनी आदत थी कि जब लोग विरोध करने आए तो उसने सीधे अपने बॉडीगार्डों से उन पर हाथ उठवा दिया। दुर्भाग्य से उसी समय रिपोर्टर वहां मौजूद थे और सब कैमरे में कैद हो गया। शहर में उस दौर में निर्माण और प्रचार से जुड़ी कुछ बड़ी चीजें चल रही थीं। ऊपर तक मामला पहुंच गया और सीधे आदेश आया कि इस पूरे मामले में सख्ती बरती जाए। देखते ही देखते फू समूह की छवि भी लुढ़क गई। फू यानजे को गिरफ्तार कर लिया गया। सुना तो यह भी गया कि पकड़ते समय भी वह अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा था और कह रहा था कि वह फू समूह का अध्यक्ष है। उसके वकील आएंगे और वह असली पर्दे के पीछे वाले लोगों को नहीं छोड़ेगा। मैंने भी मौके पर थोड़ा सा पैसा लगाकर उसे फिर हॉट सर्च पर चढ़ा दिया। अब हालत यह थी कि हर तरफ लोग उसे कोस रहे थे। इंटरनेट पर कानून समझाने वाले बड़े बड़े अकाउंट उसे सार्वजनिक रूप से कानूनी धाराएं पढ़ा रहे थे। मैं ये सब देखकर बस सिर हिलाता रहा। मूल उपन्यास में लेखक की कृपा से वह जो चाहे कर सकता था, चाहे कितना भी गैर कानूनी काम करे, सब कहानी के नाम पर दब जाता था। लेकिन मेरे आने के बाद यह दुनिया धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। चीजें अब अपनी सही पटरी पर लौट रही थीं। आखिरकार फू यानजे बहुत पैसा खर्च करके बाहर तो आ गया, लेकिन उसे घायल मजदूरों को 2 मिलियन से ज्यादा का मुआवजा देना पड़ा। ऊपर से जो इमारत बन चुकी थी उसे भी तोड़कर फिर से बनाना पड़ा। यह एक अलग भारी खर्च था और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस प्रोजेक्ट के घर खरीद चुके लोग खुद हर दिन वहां जमा होने लगे और निर्माण पर निगरानी करने लगे। जरा सी गलती दिखती और तुरंत पुलिस को बुलाने की धमकी देते। फू यानजे की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। मैंने यह सब देखा और मुस्कुरा दिया। उसी समय फोन पर ट्रांसफर का मैसेज आया। लियू योचियन ने मेरे खाते में पूरे 100 मिलियन भेज दिए थे। यही वह रकम थी जो मैंने उसके साथ काम करने की कीमत के तौर पर तय की थी। पैसा हाथ में आते ही मैंने अपने लिए एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद लिया। फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से काम लेने लगा। जिंदगी अब सरल भी थी और भरपूर भी। जब अगली बार उनकी खबर मिली तब पूरे 6 महीने बीत चुके थे। फू समूह आखिरकार दिवालिया हो चुका था। इतने समय में नायक को भी गिरते देख मेरा दिल एक बार सच में दहल गया। मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आ जाने से मूल कहानी की दुनिया ही टूट गई है। क्या नायक नायिका के इस पतन की वजह से मुझे भी मिटा दिया जाएगा? मैंने पूरे 6 महीने जैसे डर डर कर जिए, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ आया कि मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। फू यानजे दिवालिया होने के बाद लगभग गायब हो गया। मुझे भी अब उसकी खास परवाह नहीं थी। एक दिन लियू योचियन ने मुझे खाने पर बुलाया। हम बैठे ही थे कि संयोग से सामने लियू रुयान दिख गई। उसका चेहरा काला पड़ा हुआ था। मुझे देखते ही वह ठिठक गई, फिर तुरंत समझ गई कि खेल कैसे पलटा था। उसने झल्लाकर कहा, तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया? लियू योचियन ने कंधे उचकाए। हार जीत का खेल था। तुम्हारे हाथ में अच्छे पत्ते थे, तुमने खुद उन्हें बर्बाद किया। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन लियू रुयान जैसे यह सच्चाई मानने को तैयार ही नहीं थी। वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और चिल्लाई, कुचेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसकी तरफ तिरछी नजर डाली, उंगलियां चटकाईं और तुरंत एक वेटर हमारे पास आ गया। सर, क्या आदेश है? उसने झुककर पूछा। मैंने लियू रुयान की तरफ इशारा किया और कहा, अगर मुझे ठीक याद है तो यह जगह सिर्फ सदस्यों के लिए है। फिर यह अंदर कैसे आई? मेरी बात सुनते ही लियू रुयान एकदम जड़ हो गई। तभी उसके साथ आया हुआ आदमी भागता हुआ सामने आया। वह पहले लियू योचियन और फिर मुझे झुक झुक कर माफी मांगने लगा। सॉरी, हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे और खाने आ गए। परेशानी के लिए माफ कीजिए। फिर उसने लियू रुयान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अभी चलो। लेकिन लियू रुयान ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, तू होता कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाला? वह आदमी एक पल भी नहीं रुका। उसने सीधे उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। अब भी खुद को कोई रानी समझती है? चल मेरे साथ, नहीं तो बाद में और बुरा होगा। लियू रुयान ने शायद जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से ऐसी बेशर्मी देखी थी। वह वहीं उससे झगड़ने लगी और आखिरकार स्टाफ ने दोनों को बाहर निकलवा दिया। मैं उन्हें जाते देख मुस्कुराया और लियू योचियन से पूछा, तुम लोगों ने उसे बेच ही दिया?
लियू यूचियन ने फिर कंधे उचकाए। बिना दिमाग की औरत की आखिरी कीमत यही होती है, शादी के सौदे में इस्तेमाल होना। वह आदमी नीचे की सप्लाई चेन से जुड़ा व्यापारी है, उसके साथ रिश्तेदारी होने से लागत 20% कम हो जाएगी। मैंने भी कंधे उचकाए। ठीक ही है, लियू रुयान का दिमाग चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन चेहरा उसका अब भी बुरा नहीं था। भले कभी यह वह औरत रही हो जिससे यह शरीर प्यार करता था, लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर मेरे भीतर जरा भी हलचल नहीं हुई। उसने जो पाया खुद कमाया। मैं और लियू यूचियन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब मेरे पास पैसा था, घर था और चैन था। इस जिंदगी में मुझे और क्या चाहिए था? घटिया औरत अब फिर कभी नहीं।